फिल्म शुरू होती है और हम एलिस नाम की लड़की को देखते हैं। एलिस एक फार्मास्यूटिकल कंपनी के लिए काम करती है। अपने जॉब के चलते एलिस फिलहाल घर से बाहर है। रात में 2 बजे एलिस को उसके पति एरिक की कॉल आती है, जो एलिस को याद दिलाता है कि उन्हें आज डॉक्टर के पास जाना है। दरअसल ये दोनों कई सालों से एक बच्चा प्लान कर रहे हैं, लेकिन किसी कारण एलिस मां नहीं बन सकती और यही वजह है कि ये लोग डॉक्टर के पास जा रहे हैं। तभी वॉशरूम में एलिस का कुलीग जॉन आता है, जिसे देखकर एलिस कॉल काट देती है और यहाँ हमें पता चलता है कि एलिस अपने हस्बैंड को चीट कर रही है, क्योंकि उसका अफेयर तो उसके कलीग जॉन के साथ चल रहा है। बट बेचारा एलेक्स सच्चाई नहीं जानता और वो एलिस को दीवानों की तरह प्यार करता है। अब ये दोनों जल्दी से तैयार होकर गाड़ी में बैठकर अपने घर की तरफ निकल पड़ते हैं। तभी जॉन देखता है कि इनकी गाड़ी में फ्यूल कम है, जबकि जॉन ने रात में ही टैंक फुल कराया था। रास्ते में एरिक इन्हें टेक्स्ट मैसेज करके बताता है कि तुम लोग 59 हाईवे से आना, क्योंकि फ्रीवे ब्लॉक्ड है। ये दोनों एरिक की बात मानकर हाईवे नंबर 59 से जाने लगते हैं और कुछ दूर चलने के बाद इन्हें लकीली एक फ्यूल स्टेशन भी मिल जाता है। जॉन फ्यूल भरने लगता है और एलिस पास के स्टोर में आ जाती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि इनकी गाड़ी का फ्यूल टैंक लीक है, जिसका मतलब ये है कि इनका फ्यूल फिर से जल्दी ही खत्म हो जाएगा। इस फ्यूल स्टेशन के सामने एक बड़ा सा बोर्ड लगा था, जिस पर लिखा था गॉड इज नो हियर। इस बोर्ड की इस मूवी में एक अहम जगह है, जिसका पता कहानी में आगे चलेगा। एलिस अपनी जरूरत का सामान खरीद कर जब काउंटर पर पैसे देने के लिए आती है, तो वो देखती है कि वहाँ पर कोई भी नहीं है। ये पूरा स्टोर बिल्कुल खाली है। तभी एलिस की नजर काउंटर पर लगी प्लेट पर पड़ती है, जिसके ऊपर खून लगा होता है। ये देखकर एलिस घबरा जाती है और जल्दी से वहां से बाहर आने लगती है, पर तभी एक गोली सीधी उसके बाजू पर आकर लगती है, तो एलिस दर्द के मारे चिल्ला उठती है। पर इससे पहले कि वो कुछ सोच पाती, उसके ऊपर दोबारा फायरिंग होने लगती है। ये देखकर एलिस एक शेल्फ के पीछे छिपकर बैठ जाती है। एलिस मदद के लिए जॉन को आवाज लगाती है, लेकिन जॉन तो गाड़ी में बैठकर सॉन्ग को एंजॉय कर रहा होता है। अब गाड़ी लॉक होने के कारण जॉन एलिस की आवाज सुन नहीं पाता। एलिस सबसे पहले तो अपने जख्म पर अपनी शर्ट बांधती है और फिर बड़ी ही सावधानी से अपना फोन उठाने लगती है, पर वो स्नाइपर एलिस के पहुंचने से पहले ही उसका फोन उड़ा देता है। यहाँ एलिस समझ जाती है कि गोली चलाने वाला आदमी सामने वाले बोर्ड पर बैठा है। एलिस को कुछ समझ नहीं आता कि ये कौन है और वो उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है। तभी काउंटर पर रखे वॉकी पर कोई कॉन्टेक्ट करता है। अब एलिस काउंटर से कुछ ही दूरी पर होती है, पर वो ये बात अच्छी तरह से जानती है कि अगर वो उठी तो वो स्नाइपर उसे मार देगा। इसीलिए एलिस उस स्नाइपर का ध्यान भटकाने के लिए एक चिप्स के पैकेट को हवा में उछालती है, तो वो स्नाइपर उस चिप्स के पैकेट की धज्जियां उड़ा देता है। पर इस दौरान एलिस उस वॉकी को उठाकर ले आती है, क्योंकि वो स्नाइपर एक बार में सिर्फ एक ही चीज को निशाना लगा सकता था। अब वॉकी पर जो आदमी है वो एलिस से पूछता है कि मेरी वाइफ एमेलिया कहाँ है। एलिस उसे यहाँ की सारी सिचुएशन बताती है। वहीं बाहर जॉन की गाड़ी का फ्यूल फिर से खत्म हो जाता है। ये देखकर जॉन हैरान हो जाता है। वो गाड़ी से बाहर आकर देखता है कि फ्यूल टैंक लीक है। अब जॉन गाड़ी को लॉक कर एलिस को देखने के लिए स्टोर के अंदर आ जाता है, पर तभी वो स्नाइपर एलिस की आंखों के सामने ही जॉन का भेजा उड़ा देता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जॉन जब तक बाहर था उस स्नाइपर ने उसे नहीं मारा था, क्योंकि वो चाहता था कि एलिस जॉन को अपने सामने मरता देखे। एलिस जॉन की मौत से पूरी तरह से टूट जाती है। वो आदमी वॉकी पर फिर से अपनी पत्नी के बारे में पूछता है, तो एलिस उसे बताती है कि कोई मुझे मारना चाहता है, उसने मेरे दोस्त को भी मार दिया है, क्या आप पुलिस को कॉल कर सकते हो। वो आदमी एलिस के सामने ही पुलिस को कॉल करता है और एलिस को बताता है कि पुलिस वहां 15 मिनट में पहुंच जाएगी। ये सुनकर एलिस थोड़ा रिलैक्स फील करती है, पर अगले ही पल एलिस की सारी उम्मीदें टूट जाती है, क्योंकि वो वॉकी पर जिस आदमी से बात कर रही है वो आदमी और कोई नहीं बल्कि वही स्नाइपर है। ये जानने के बाद एलिस पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है, लेकिन वो अपने दिमाग पर अब भी कंट्रोल रखती है। वो जानती है कि वो स्नाइपर रोशनी में उसे देख रहा है, इसीलिए वो इस स्टोर की लाइट ऑफ करने का प्लान बनाती है। एलिस वहाँ रखे सामान को फेंक कर लाइट के स्विच को बंद करने लगती है। अब क्योंकि एलिस राइट हैंडेड है, तो लेफ्ट हाथ से ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि एलिस के राइट हैंड में गोली लगी है। तभी एलिस देखती है कि जिस शेल्फ के पीछे वो छिपी है उसके नीचे टायर लगे हैं। एलिस किसी तरफ शेल्फ को खींचते हुए स्विच के पास आ जाती है और उसे ऑफ कर देती है और उस वॉकी से किसी और से कांटेक्ट करने की कोशिश करने लगती है, पर बार बार वो स्नाइपर ही जवाब देता है। तभी एलिस काउंटर के पीछे अमेलिया की लाश को देखती है। एलिस अमेलिया की पॉकेट में फोन चेक करने लगती है, पर उसे कुछ भी नहीं मिलता। फिर एलिस स्टोर की लैंडलाइन को देखती है, पर वो भी खराब होता है। यहाँ तक कि इमरजेंसी अलार्म की भी वायर कटी होती है। ये सब देखकर पता चलता है कि स्नाइपर ने अपने प्लान
पर कितनी बारीकी से ध्यान दिया है। अब एलिस हार कर उससे पूछती है कि तुमने अपनी वाइफ को क्यों मारा, तो वो इसका रीजन चीटिंग बताता है। वो कहता है कि मेरी वाइफ का किसी और के साथ अफेयर चल रहा था, जबकि मैं उससे बहुत प्यार करता था। तभी एलिस को जॉन का फोन याद आता है, पर वो फोन बाहर गाड़ी में होता है। एलिस जॉन की पॉकेट से गाड़ी की चाबी लेती है, पर तभी वो स्नाइपर गाड़ी के इंजन पर गोली मारकर उसे भी खराब कर देता है। ये सब देखकर एलिस समझ जाती है कि उसकी रात बहुत ही भयंकर गुजरने वाली है। अब एलिस सबसे पहले अपने जख्म को अच्छी तरह से साफ करती है और फिर उसके ऊपर सुपर ग्लू लगाकर उसे चिपका देती है। तभी बाहर एक गाड़ी आकर रुकती है, जिसके अंदर से डग नाम का आदमी बाहर आता है, जो सीधा स्टोर के अंदर आकर अमेलिया को पुकारने लगता है। यहाँ हमें पता चलता है कि डग अमेलिया का लवर है और शायद बाहर बैठा स्नाइपर इसी का इंतजार कर रहा था, ताकि वो इसे भी अमेलिया के साथ खत्म कर सके। पर गलती से बीच में आ गए एलिस और उसका लवर जॉन, जो कि उसका सारा प्लान बिगाड़ सकते थे। इसीलिए स्नाइपर ने इन्हें भी अपने प्लान का हिस्सा बना लिया। खैर एलिस डग को बताती है कि अमेलिया मर चुकी है और तुम भी जल्दी से छिप जाओ, वरना वो तुम्हें भी मार डालेगा। एलिस उसे कहती है कि अगर तुम्हारे पास फोन है तो जल्दी से पुलिस को कॉल करो। तो डग उसे बताता है कि मेरा फोन तो गाड़ी में बाहर रखा है। कुछ देर के बाद एलिस नोटिस करती है कि जब से डग अंदर आया है उस स्नाइपर ने एलिस से कोई बात नहीं की है। ये सब देखकर एलिस को डग के ऊपर शक हो जाता है। उसे लगता है कि हो सकता है कि डग ही वो स्नाइपर हो। डग अमेलिया की डेड बॉडी के पास बैठकर रोने लगता है, तो एलिस उसे बताती है कि इसके हस्बैंड ने इसे मार दिया है। ये सुनकर डग हैरान हो जाता है। वो एलिस को बताता है कि इसका कोई हस्बैंड नहीं है, हम लोग जल्दी शादी करने वाले थे। उस स्नाइपर ने तुमसे झूठ बोला है, मेरा यकीन करो मैं खूनी नहीं हूँ। इस पर एलिस उसे कहती है कि ये साबित करो कि तुम खूनी नहीं हो। मैं चाहती हूँ कि तुम किसी भी तरह अपनी गाड़ी से फोन लेकर आओ। तो डग उसे कहता है कि कुछ ही देर में दिन निकल जाएगा, जिसके बाद यहाँ से बहुत सारे ट्रक गुजरने लगेंगे और फिर हम दोनों आराम से निकल सकते हैं। तो एलिस उसे कहती है कि हमारे पास इतना वक्त नहीं है, क्योंकि वो स्नाइपर किसी भी वक्त अंदर आ सकता है या फिर आ चुका है। एलिस को यकीन दिलाने के लिए डग बाहर जाने के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि एलिस कितनी स्वार्थी है। उसने खुद की जान बचाने के लिए बेचारे डग को बाहर भेज दिया है। अब डग जैसे ही अपनी गाड़ी के अंदर आकर बैठता है तो वो स्नाइपर पहले तो डग के फोन को उड़ाता है और फिर डग को मार देता है। इस बात से ये साबित हो जाता है कि डग वो स्नाइपर नहीं था। तो फिर मारने वाला कौन है, ये क्वेश्चन अब भी हमारे सामने खड़ा था। अब वो स्नाइपर एलिस से कहता है कि तुमने अपनी जान बचाने के लिए उसे मरवा दिया है। भला कौन इंसान ऐसा करता है? और आखिरकार वो स्नाइपर एलिस को बता देता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। वो एलिस से कहता है कि मैंने तुम्हें कन्वेंशन में देख लिया था और तब से मैं तुम्हारे पीछे लगा हूँ, क्योंकि तुम्हारी कंपनी दवाइयाँ नहीं बल्कि ड्रग्स बनाती है, जिसे खाकर न जाने कितने बच्चों की जान गई है। तो एलिस उसे बताती है कि मैं दवाइयाँ नहीं बनाती हूँ, मैं तो कंपनी के लिए सोशल मीडिया पर काम करती हूँ। तो वो स्नाइपर एलिस से कहता है कि इन सब में सबसे बड़ी भूमिका तो तुम्हारी ही है, क्योंकि तुम ही उस ड्रग को प्रमोट करती हो। तुम्हारी वजह से ही ये दवाइयाँ यंग बच्चों तक पहुँचाई जाती है। यहाँ ये बात भी क्लियर हो जाती है कि ये स्नाइपर अमेलिया का हस्बैंड नहीं है, बल्कि ये तो एलिस की कंपनी द्वारा सताया गया कोई इंसान है, जिसने एलिस की कंपनी की दवाइयों की वजह से किसी अपने को खोया है। साथ ही हमें ये भी समझ में आ जाता है कि उसी ने ही एलिस की गाड़ी का टैंक लीक किया होगा, ताकि एलिस और जॉन इसी फ्यूल पर आकर रुक सकें, और उनके आने से पहले ही उसने अमेलिया को मार दिया होगा, ताकि उन्हें सब कुछ नॉर्मल लगे। वहीं एलिस को स्नाइपर से बात करते समय एक बॉक्स मिलता है, जिसके अंदर हेनरी नाम के एम्प्लॉय के कपड़े और उसकी बेटी के साथ उसका फोटो होता है, जिसमें वो आर्मी के कपड़ों में होते हैं। यहाँ हमारे सामने 2 पॉइंट हैं। पहला तो ये कि हेनरी पहले यहाँ पर काम किया करता था, मगर उसे जॉब से निकाल दिया गया होगा और इसी का बदला लेने के लिए वो ये सब कुछ कर रहा है। अब हेनरी वो स्नाइपर है, ये बात तो एलिस भी समझ गई थी। लेकिन पॉइंट नंबर 2 ये हो सकता है कि जब हेनरी को जॉब से निकाल दिया तो बदले में उसने अमेलिया को मार दिया। दरअसल एक दिन हेनरी ने अमेलिया की तारीफ कर दी थी, तो अमेलिया ने उसका गलत ही मतलब निकाल लिया था और हेनरी को नौकरी से निकलवा कर खुद उसकी जगह ले ली थी, जिसके बाद हेनरी को कहीं पर भी जॉब नहीं मिला था। हेनरी को उस वक्त पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि उस वक्त उसकी बेटी बहुत ज्यादा बीमार थी। अब ये बात सोचने वाली है कि वो एलिस को क्यों मारना चाहता है, क्योंकि एलिस के द्वारा प्रमोट की गई दवाइयों की वजह से ही हेनरी की बेटी की जान गई थी, और इसलिए हेनरी ने आज रात इन दोनों से बदला लेने के लिए इन्हें एक जगह इकट्ठा किया होगा। वहीं एलिस उससे बात करते करते पीछे के दरवाजे के पास आती है, पर वहाँ पर ताला लगा होता है।
एलिस उसे तोड़ने की कोशिश करती है पर वो नाकाम हो जाती है। तभी बाहर एक और गाड़ी आकर रुकती है पर उसका कार्ड फ्यूल मशीन एक्सेप्ट नहीं करती, तो वो आदमी अपनी गाड़ी लेकर वहां से चला जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि ये स्नाइपर सिर्फ उन्हें ही मारता है जो स्टोर के अंदर जाकर इसके कारनामे देख लेते हैं। खैर एलिस सब अपनी जान पर खेलकर खुद ही बाहर जाने का सोचती है और वो किसी तरह उस स्नाइपर की नजरों से बचते हुए अपनी गाड़ी के पास आ जाती है, पर वो देखती है कि उस स्नाइपर ने उसकी गाड़ी का इंजन खराब कर दिया है। अब एलिस जैसे ही अपना फोन उठाने लगती है तभी वो स्नाइपर फायरिंग शुरू कर देता है और मजबूर होकर एलिस को वापस स्टोर के अंदर आना पड़ता है और इसी दौरान एक गोली एलिस के पैर पर लग जाती है तो एलिस दर्द से तड़पने लगती है। अब एलिस अपने पैर पर बैंडेज लगाकर वहां से एक ब्लेड लेती है और पीछे के दरवाजे पर लगे ताले को काटने लगती है, पर तभी वो ब्लेड फिसलकर उसके हाथ पर लग जाता है। एलिस का बस एक पैर ही बचा है जो कि सही सलामत है, वरना उसके दोनों हाथ और एक पैर जख्मी हो चुके हैं। वो स्नाइपर लगातार बोल रहा होता है तो अब एलिस उसे कहती है कि मुझे तुम्हारी बेटी के लिए दुख है और मैं तुमसे माफी मांगती हूँ हेनरी। तो वो स्नाइपर उसे कहता है कि हेनरी कौन है और यहाँ एक और चीज साबित हो जाती है कि स्नाइपर हेनरी भी नहीं है। तो अब हमारे शक के दायरे में बस एलिस का पति एरिक ही बचा है, क्योंकि हो सकता है कि एरिक को जॉन और एलिस के बारे में पता चल गया होगा। खैर तभी बाहर एक और गाड़ी आकर रुकती है जिसके अंदर से एक ओल्डमैन बाहर निकलता है, तो वो ओल्डमैन गाड़ी में डक की लाश को देख लेता है और वहां से भागने लगता है, पर तभी वो स्नाइपर उसे मार देता है। ये देखकर उसकी वाइफ भी बाहर आ जाती है तो वो स्नाइपर उसे भी मार देता है। एलिस ये सब अंदर से देख रही होती है और तभी एलिस देखती है कि उस गाड़ी के अंदर एक छोटी सी बच्ची है। अब वो बच्ची गाड़ी से उतरकर अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास आकर बैठ जाती है। एलिस उसे इशारों से वहां से जाने को कहती है पर उस बच्ची को कुछ भी समझ नहीं आता, तो एलिस उसे लिखकर बताती है, जिसे पढ़ने के बाद वो बच्ची वापस गाड़ी में जाकर बैठ जाती है। जिसके बाद एलिस उस स्नाइपर से रिक्वेस्ट करती है कि इस बच्ची को मत मारना, तो वो स्नाइपर एलिस के सामने एक शर्त रखता है। वो कहता है कि मैं इस बच्ची को छोड़ दूंगा लेकिन बदले में तुम्हें अपनी जान देनी होगी। उस बच्ची की जान बचाने के लिए एलिस उसकी शर्त मान लेती है। तो वो स्नाइपर एलिस से कहता है कि इस बच्ची को यहाँ से रोड पर भेज दो ताकि ये मेरी रेंज से बाहर हो जाए, इसके बाद तुम मेरे सामने आ जाओ। एलिस उस बच्ची को रोड की तरफ भागने को कहती है पर वहाँ पर बहुत ज्यादा अंधेरा होता है, तो वो बच्ची बहुत ज्यादा डर जाती है और वापस एलिस के पास आ जाती है। एलिस उसे लेकर स्टोर के अंदर आ जाती है और दरवाजे को अच्छे से लॉक करती है क्योंकि अब वो स्नाइपर नीचे आ रहा होता है। एलिस पीछे के दरवाजे का ताला उस प्लेट से काटना शुरू कर देती है और इस बार वो कामयाब हो जाती है, पर वो तभी अपने सामने एक और शटर को देखती है जो कि इस वक्त खराब होता है। तो एलिस उस बच्ची को सीढ़ियों के नीचे छिपा देती है और उससे कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम बाहर मत आना जब तक मैं तुम्हें आवाज ना लगाऊं। इसके बाद एलिस स्नाइपर के लिए एक शार्प हथियार तैयार करती है और वापस स्टोर में आ जाती है। अब जैसे ही वो स्नाइपर स्टोर के अंदर आता है तो एलिस पीछे से आकर उस पर 2 बार स्टैप करती है, पर वो स्नाइपर फिर भी रुकता नहीं। तो एलिस उसका मास्क हटाने की कोशिश करने लगती है पर वो एलिस को गोली मार देता है। जिसके बाद वो स्नाइपर अंदर आकर चाबी से उस शटर को खोलता है और उस बच्ची को सेफली वहां से निकालने लगता है। अब वो उस बच्ची को अपना चेहरा दिखाने वाला ही होता है। तभी एलिस वहां आकर उसके ऊपर हमला कर देती है और उसे हाइड्रोलिक प्रेशर पर डाल देती है। अब एलिस फिर से उसका मास्क हटाने लगती है पर तभी वो हाइड्रोलिक प्रेशर नीचे आकर उसके चेहरे की चटनी बना देती है और एलिस को पता नहीं लग पाता कि वो इंसान कौन था। कुछ देर के बाद एलिस की भी इसी सस्पेंस के साथ मौत हो जाती है। तब तक सुबह भी होने लगती है तो वो बच्ची वहां से भागकर रोड पर चली जाती है और इसी सीन के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। अब मेरी ही तरह आपके दिमाग में भी ये बात चल रही होगी कि आखिर ये स्नाइपर कौन था। तो दोस्तों इस कहानी में बहुत सारे एंगल थे जो कि एक के बाद एक गलत साबित होते गए। अब लास्ट का एंगल बचा था एरिक का, तो या तो वो एरिक था या फिर एरिक के द्वारा भेजा गया कोई आदमी होगा। लेकिन मेरे हिसाब से 2 चीजें भी हो सकती हैं। हो सकता है कि ये स्नाइपर एलेक्स की कंपनी में ही काम करने वाला कोई एम्प्लॉय हो जिसे निकालकर उसकी जगह पर एलिस को रखा गया हो, क्योंकि जॉब से निकालने वाली स्टोरी उस स्नाइपर ने एलिस को खुद बताई थी और उसने एलिस से बदला लेने के लिए ऐसा किया हो। और दूसरी चीज ये भी हो सकती है कि वो कोई सन की साइको हो जो सिर्फ अपने मजे के लिए ऐसा कर रहा हो। मगर फिर यहाँ सोचने वाली बात ये थी कि अगर वो कोई साइको होता तो वो उस बच्ची को भी मार देता, पर उसने ऐसा नहीं किया बल्कि वो तो उस बच्ची को अपना चेहरा दिखाने वाला था। अब इस मूवी की एंडिंग ने हमें इसी कंफ्यूजन में लाकर छोड़ दिया कि आप किसी भी एंगल पर यकीन करके अपने आप को सुकून दे सकते हो। और आपके हिसाब से दोस्तों वो स्नाइपर कौन हो सकता है, एरिक या उसके द्वारा भेजा गया कोई आदमी, या फिर हेनरी, या एलिस की कंपनी में काम करने वाला एम्प्लॉय जिसकी जॉब एलिस की वजह से चली गई थी। इनमें से कौन
हो सकता है कमेंट में जरूर बताना। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।